तो दिस वीडियो हम टॉपिक दैट इज़ आरपी को कवर करने जा रहे हैं। 4 बार बेसिकली इस पे क्वेश्चन आया अब तक। सो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एंड जैसे कि मैं बताती हूँ हर वीडियो में द स्ट्रैटेजी सेम, मेंस के लिए प्री का पढ़ना है, फिर जो थीम्स क्वेश्चंस जिन पे PYQ है वो करना है, देन उसके बाद करंट अफेयर्स की चटपटी थीम्स को करने के बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी को बहुत शिद्दत से हमको करना है, ठीक है। सो सबसे पहले टॉपिक इज़ आरपी और थीम क्या है हमारी, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 डिस्क्वालिफिकेशन एंड रेमेडीज़ के बारे में क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द आरपी एक्ट। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है व्हेन अ मेंबर बिकम्स लीगली अनफिट, कि जब भी कोई इंसान, मेंबर इन द सेंस कि कोई पर्सन लीगली अनफिट हो जाता है, मतलब लॉ के तहत वो फिट नहीं है इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए या फिर कंटिन्यू रहने के लिए एज MP और MLA, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब वो मेंबर ना ही तो अब MLA रह सकता है, ना ही वो MP रह सकते हैं, ना ही वो आगे फर्दर इलेक्शंस को कंडक्ट करा सकता है। इंश्योर्स क्लीन पॉलिटिक्स। अब इससे क्या होता है, क्लीन पॉलिटिक्स आती है जिसमें क्रिमिनलाइजेशन नहीं होता एंड करप्शन नहीं होता। ग्राउंड्स आर क्लियरली लिस्टेड। अब किन किन बेसिस पे आप डिस्क्वालीफाई होगी वो हमारे लिस्टेड हैं आरपी एक्ट ऑफ 1951 एंड सम ऑफ दीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले देख लेते हैं क्या ग्राउंड जो है अंडर द आरपी एक्ट है। तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कन्विक्शन, कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ आपने ऐसे गुनाह कर दिए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कन्विक्शन का जो मतलब होता है दैट यू हैव कन्विक्टेड, दैट मीन्स यू हैव डन। बाकी लेट मी क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड ऑल्सो। कोई वर्ड है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, प्लीज़ उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे, राइट। तो कन्विक्शन ऑफिशियली फाउंड गिल्टी, ओके, बाय अ क्राइम और अ कोर्ट। सो ऑफिशियली मोटा ज़्यादा हो गया ये। ऑफिशियली वो पर्सन गिल्टी है, सो उसको हम कहते हैं कन्विक्शन, सेक्शन 8 के तहत। कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, अब किन किन ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जैसे कि उसने कोई करप्शन किया हो, ब्राइबरी ली हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस रखा हो किसी चीज़ों में, टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, सडिशन में इन्वॉल्व हो, हेट स्पीच उसने दी हो, डाउरी, क्रूलिटी टू वुमेन किया हो, होर्डिंग, एडल्टरेशन या स्मगलिंग की हो, इलेक्टोरल कोई ऑफेंस किया हो, बूथ को कैप्चर करना जैसे कि, इफ़ सेंटेंस, या फिर उसे 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली हो या फिर 2 साल की सज़ा मिली हो तो भी उसका इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। पीरियड 6 ईयर्स आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल। इसका पीरियड क्या है कि उसके बाद जब इसके तहत अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो उसको ऑफकोर्स सज़ा मिलेगी, तो वो जेल जाएगा, तो जेल जाने के बाद फिर 6 साल के बाद ही वो क्वालिफाइड होगा। समझ में आया ये चीज़, ठीक है, समझ में आई ये चीज़। तो 6 ईयर्स आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल, जेल के भी रिलीज़ होने के 6 साल तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा, उसके बाद वो क्वालिफाइड होता है। समझ में आई ये चीज़। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए भी है। अगर कोर्ट फाइंड करता है कि कैंडिडेट गिल्टी है, ब्राइबिंग वोट की चोरी करी है, बूथ को कैप्चर करा है उसने, स्प्रेड करा है फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द राइवल्स, मिसयूज़ करा है गवर्नमेंट की मशीनरी का, डिस्क्वालिफिकेशन या फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन, अच्छा इससे जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसको प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे। अब ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन होती है फॉर फेलियर टू डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफेंसेस, अगर किसी ने अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को डिक्लेयर नहीं करा। कैंडिडेट को सबमिट करना पड़ता है ट्रू एंड टाइमली एक्सपेंस अकाउंट, मतलब कितना खर्चा आपने इस इलेक्शन कैंपेन में किया है। फेलियर अगर नहीं हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन होता है 3 साल तक इसके तहत। ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई कैंडिडेट सब्सिटिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व रहता है, दे कैन नॉट कंटेस्ट, तो वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। इंश्योर नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या, सिंपल सी बात है, अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आप उस टाइम पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते, ऐसा ही कह रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेक्शन 9 कहता है होल्डिंग एन ऑफिस दैट गिव सैलरी, आप किसी ऐसे ऑफिस पे हो जो आपको सैलरी दे रहा है, पर्क्स दे रहा है, बेनिफिट्स दे रहा है अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है, तो आप इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते। तो ये प्रोटेक्ट करता है सो दैट इंडिपेंडेंस बनी रहे लेजिस्लेटर्स की। इलेक्टोरल ऑफेंस है, अगर आपने कोई इलीगल वोटिंग कराई है, फॉल्स एविडेविट सबमिट कराए, इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन का मतलब है शायद आपने फेक पर्सनालिटी है ना, इस तरीके से कुछ देख लेते हैं इसका मतलब एग्जैक्टली दो मीनिंग, लेट्स सी द मीनिंग।
pretending to be someone else. That means pretending to be someone else. डिसक्वालिफिकेशन फॉर डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, या फिर आपको डिसमिस किया गया है गवर्नमेंट सर्विस से. इफ़ डिसमिस्ड फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट. अगर आपने जैसे आप गवर्नमेंट सर्विस में थे और आपको डिसमिस करा गया है, क्यों? क्योंकि आपने कोई करप्शन करा था या डिसलॉयल्टी दिखाई थी टू द स्टेट, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का ऑर्डर रिक्वायर्ड होता है आपको डिसमिस करने के लिए. खैर, तो ये सारे तुम्हारे आरपीए वाले ग्राउंड्स थे. ठीक है, तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं? सबसे पहले आपको ऑफिशियली आप गिल्टी पाए हैं और उसमें आपको 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है, तब आप डिस्क्वालीफाइड रहते हो जेल काटने के बाद, साथ में 6 साल और तक. उसके बाद था डिस्क्वालीफाइड फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस. अगर आपने कोई करी है, यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड करता है. बताया डिस्क्वालिफिकेशन अगर आपने इलेक्शन के एक्सपेंसेस को एक्सपोज नहीं करा, तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन अप टू 3 साल तक है. अगर आपने कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आप ऑलरेडी इंगेज थे तो आप कंटेस्ट नहीं कर सकते हो. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर आपको, तो भी आप कंटेस्ट नहीं कर सकते. इलेक्शन ऑफेंसेस आपने करे हैं, या फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस से ऑलरेडी डिसमिस किया गया, तो यू कैन नॉट फाइट द इलेक्शंस. अब कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड्स क्या कहता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री टू द आरपीए है, कि अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया हो कोर्ट ने, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, पैसे नहीं दिए हो अपने पूरे, सिटीजन ही ना रहे इंडिया का, वॉलंटरी किसी और फॉरेन की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट है, कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाए जैसे कि आरपीए और उसके तहत. अब क्या रेमेडीज अवेलेबल है अगर उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का केस हो जाता है, तो वो आगे क्या कर सकता है? तो सबसे पहले ही कैन गो टू द जुडिशियल रेमेडी, या हाई कोर्ट जा सकता है. अ डिस्क्वालीफाइड पर्सन कैन फाइल अ रिट पटिशन अंडर द आर्टिकल 226. तो रिट पटिशन के अंडर वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है. हाई कोर्ट कैन स्टे द डिस्क्वालिफिकेशन और रिवर्स इट. स्टे भी लगा सकता है उस पर, या उसको रिवर्स भी कर सकता है. मतलब ये डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा ऐसा भी बोल सकता है, फिर अभी के लिए स्टे लगा देता है कि रुक जाओ, अभी मैं तय करता हूँ. बाकी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है. अपील कैन बी फिल्ड अंडर द आर्टिकल 136, दैट इज स्पेशल लीव पटिशन के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सस्पेंड करे या कैंसिल भी कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन को, या फिर एक्सेप्ट भी कर सकता है. प्रेसिडेंट का डिसीजन फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस इन सर्टेन डिसमिसल, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है आफ्टर कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन. कैंडिडेट कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन से भी अपील कर सकता है. इलेक्शन पटिशन फॉर इनवैलिड इलेक्शन, कैंडिडेट कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन थ्रू एन इलेक्शन पटिशन. इलेक्शन पटिशन भी डाल सकता है, पीएल हम कह सकते हैं, जिसको फिल करना पड़ता है इलेक्शन हाई कोर्ट के को विद इन द 45 डेज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट. मतलब क्या है कि चैलेंज वैलिडिटी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कि आपको डिस्क्वालीफाई किया गया कि इलेक्शन लड़ने से कुछ भी करके, तो इलेक्शन के रिजल्ट के 45 डेज़ के अंदर यू कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड आप चैलेंज कर सकते हो चीज़ों को. रिलीफ थ्रू स्टे ऑर्डर, इफ़ कोर्ट स्टेज द कन्विक्शन, स्टे लगा देती है, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. ऐसा लिली थॉमस केस में हुआ था कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सस्पेंड. दिस अलाउज एमपी एमएलए टू कंटिन्यू इन ऑफिस टेम्परेरी, जिससे क्या होता है एमपी एमएलए कंटिन्यू कर सकते हैं. जैसे कि अब एमपी है, कोई एमएलए ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उसके बाद उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगा, लेकिन कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया, तो फिर जब तक वो एमपी एमएलए बने रह सकते हैं. ठीक है, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. रिकंटेस्ट आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड, एग्जाम्पल 6 साल, मेंबर दोबारा से फिर कंटेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कुछ हमारी रेमेडीज़ हैं. तो कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट रिट पटिशन 226, सुप्रीम कोर्ट 136 स्पेशल लीव पटिशन, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के सामने भी इलेक्शन पटिशन के चलते है ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, एंड स्टे भी लगा सकते हैं हमारा. ठीक है, एंड रिकंटेस्ट भी कर सकते हैं उसके बाद. अब रोल क्या है इसमें इलेक्शन कमीशन का? देखिए, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर को ऑन डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस पे, एग्जामाइन एफिडेविट एक्सपेंसेस एंड कंप्लेंट्स को एग्जामिन करता है, और एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है इलेक्टोरल प्रोसेस में. इसका मेन रोल है. अब कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग, जैसे कि लिली थॉमस केस सबसे फेमस है, जो कि बात करता है इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन, नो वेटिंग फॉर अपील. वो कह रहा है कि आप ना अपील का वेट मत करो, स्टे वगैरह मत लगवाओ यार, ये चीज़ गलत है. इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन करो कन्विक्शन पे स्पेसिफिकली. अगर वो उसको ऑलरेडी वो फाउंड गिल्टी है, फिर उसको आप मौका दे रहे हो कि वो अपील करेगा, फिर दोबारा से वो फाउंड गिल्टी आएगा तो फिर वो हटेगा. नो नो नो, अगर वो फाउंड गिल्टी हो चुका है तो उसको हटाओ इमीडिएट.
ऐसे लोक प्रहारी केस भी हुआ। फॉल्स एफिडेविट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, जिसमें बोला गया अगर आप फॉल्स कोई भी चीज़ का झूठ बोलते हो तो वो भी अपने आप में एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बन सकता है। ठीक है, तो दो, लोक प्रहारी एंड लिली थॉमस एल, लोक प्रहारी, एल टी एल पी, लिली थॉमस, लोक प्रहारी। और इम्पॉर्टेंस क्या है इस डिस्क्वालिफिकेशन रूल की? देखिए, इससे जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आती है, प्योरिटी बनी रहती है इलेक्शंस में, एंड पब्लिक ट्रस्ट भी ज़्यादा इंश्योर होता है, स्ट्रेंथन होता है। 360 डिग्री कंक्लूड करो तो आरपीए 1951 प्रोवाइड ए क्लियर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स देता है टू डिस्क्वालीफाई द करप्ट और क्रिमिनल कैंडिडेट्स को, और मल्टीपल रेमेडीज़ भी दे रहा है, लेकिन वो जिससे कि फेयरनेस आए। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इज एसेंशियल टू क्लीन इलेक्शंस एंड हेल्दी डेमोक्रेसी। लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट ही अच्छे से नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट क्लीन इलेक्शंस बने रहे, एक हेल्दी डेमोक्रेसी है। नाउ द नेक्स्ट थीम इज द डिस्क्वालिफिकेशन इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अंडर द आरपीए। वही डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, वही क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप ला सकते हो। तो सबसे पहले आप ये समझिए करप्ट प्रैक्टिसेस होती क्या है। करप्ट प्रैक्टिस का मतलब है कुछ नहीं, आपने करप्शन किया हो, ब्राइबरी ली हो, ठीक है, आपने कोई अपील की हो कास्ट रिलीजन के बेसिस पे, बूथ को कैप्चर करा हो, वोट चोरी करी हो, फॉल्स स्टेटमेंट दी हो राइवल कैंडिडेट्स के बारे में, आपको कुछ गलत मतलब मिस इन्फॉर्मेशन यूज़ किया हो गवर्नमेंट मशीनरी को किसी कैंपेन के लिए, मतलब गवर्नमेंट की मशीनरी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कैंपेन के लिए। एक्सेसिव एक्सपेंडिचर आपने कर दिया हो बियॉन्ड लिमिट सेट करती है कितना आप खर्चा कर सकते हो और उससे ज़्यादा कर सकते हो, ये सब कुछ करंट प्रैक्टिसेस में आता है। नाउ करंट प्रोसीजर क्या है डिस्क्वालिफिकेशन, व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स। देखिए, ओनली हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर समवन गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो एंड इस चीज़ को लेके एंड देन वही सिर्फ डिक्लेयर करेगा गिल्टी है कोई या नहीं है। डिसीजंस मस्ट बी थ्रू एन इलेक्शन पटिशन, नॉट ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिकली कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको इलेक्शन पटिशन डालनी पड़ती है, कहाँ पे, हाई कोर्ट में जाके, एंड देन फिर वो हाई कोर्ट डिसाइड करता है। हाई कोर्ट जजमेंट मे टेक ईयर्स ड्यू टू हैवी पेंडेंसी, लेकिन हाई कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पेंडेंसी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा साल लग सकते हैं। आफ्टर एचसी डिसीजन द रिप्रेजेंटेटिव कैन स्टिल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, अब उसके बाद आप जाके सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन बिगेन ओनली आफ्टर द फाइनल डिक्लेरेशन, आप कब डिस्क्वालीफाई होगा, जब जाके फाइनली सुप्रीम कोर्ट भी आपको गिल्टी मान लेगी, जिससे बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। इलेक्शन पटिशन्स नीड स्ट्रिक्ट एविडेंस, इलेक्शन पटिशन अगर आप डालते हो, मतलब इलेक्शन पटिशन का मतलब है इलेक्शन में कुछ आपने फ्रॉड करा है, तो उसके खिलाफ अगर कोई, तो उसमें स्ट्रिक्ट एविडेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि हाईली टेक्निकल एंड प्रोसीजरल काम है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजर हेल्प मैनी कैंडिडेट्स कंटिन्यू इन ऑफिस ड्यूरिंग द टाइम, अब उसकी वजह से क्या हो जाता है, बिकॉज ये प्रोसीजर अपने आप में इतना ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि ऑफिस में कंटिन्यू रहते हैं इवन ड्यूरिंग द ट्रायल। समझ में आई ये चीज़, ठीक है, समझ आई ये चीज़। तो अगर आप इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, लेकिन उसके खिलाफ आप सबसे पहले हाई कोर्ट में केस चलता है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में ऑलरेडी डिले होगा पेंडेंसी की वजह से, फिर यहाँ पे भी डिले होगा इस प्रोसीजर में भी, फिर जाके वो पर्सन निकलता है, तब तक वो अपना पूरा टर्म काट लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजर है जिससे कंटिन्यू रहता है कैंडिडेट हमारे ड्यूरिंग द ट्रायल भी। अब वाई इज सिंप्लीफिकेशन नीड, तो इसलिए बोला जाता है कि इस प्रोसीजर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए, बिकॉज डिलेड जस्टिस इज इक्वल्स टू इनइफेक्टिव डिटरेंस। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि चीज़ें फॉलो ही नहीं होंगी फिर, राइट, चीज़ें फिर क्या होंगी, फॉलो ही नहीं होंगी, राइट, चीज़ें कभी फॉलो नहीं होंगी फिर उसके बाद। डिटरेंस का मतलब है स्टॉपिंग समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग बाय क्रिएटिंग फियर ऑफ पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो आप किसी को रोक ही नहीं पाओगे, इनइफेक्टिव हो जाएगा डिटरेंस। डिटरेंस मीन्स किसी को डराना, स्टॉप करना समथिंग रॉन्ग बाय क्रिएटिंग अ फियर ऑफ पनिशमेंट, है ना। तो फियर ऑफ पनिशमेंट जो है वो हमारा क्या कैसा पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा, फिर बाकी भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पॉलिटिशियंस यूज़ करेंगे इस लीगल लूप होल को एंड डिले करेंगे टू कंटिन्यू द कंटेस्टिंग इलेक्शन, तो उससे और ज़्यादा डिले होता जाएगा इस लीगल लूप होल के चलते, और ज़्यादा वो उस समय पे क्या करेंगे, इलेक्शन को फर्दर कंटेस्ट करते जाएंगे, और ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा। करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरमाइन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर नहीं हो पाएंगे, जो कि फर्दर हमारी डेमोक्रेसी को वीकन करेंगे।
लॉन्ग कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन डिस्करेजेस कॉमन सिटीजन्स फ्रॉम फिलिंग केसेस। अब लोगों को पता है कि हम इतना ज़्यादा, अगर आप केस फिल भी करते हो इलेक्शन पटिशन के तहत, इलेक्शन में किसी ने घपला करा है, उसके खिलाफ आपने अगर किया भी, तो आपको पता है कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन है जो कि डिस्करेज करता है कॉमन सिटीजन को। वो कहेंगे यार छोड़ो, फ़ायदा तो कुछ होना नहीं। आफ्टर इफेक्ट्स इंक्लूड, अब इससे क्या होगा, और ज़्यादा इससे जो है पब्लिक का ट्रस्ट कम होगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगी, मिसयूज़ हो सकता है मसलन हमारे मनी पावर का। अभी के करंट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, देखो बर्डन है कोर्ट पे, जिसकी वजह से चीज़ें डिले होती जा रही है। इलेक्शन पटिशन हाईली टेक्निकल है अपने आप में, काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, इनएक्सेसिबल फॉर कॉमन वोटर्स। उनको मतलब देखो क्या होता है ना, इलेक्शन पटिशन आप तब डाल सकते हो जब आपके पास एक प्रूफ हो, सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि देखो इन्होंने वोट की चोरी करी है। अब वोट चोरी करी है इसके लिए, या वोट के लिए कुछ भी करा है, इनकरप्ट प्रैक्टिसेस करी है ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो उसके लिए आपके पास क्या चाहिए, एक टेक्निकल नॉलेज ही होती है। अब वो एक्सेसिबल ही नहीं है फॉर द कॉमन वोटर्स ये थोड़ी दे सकते हैं। तो अब इसकी वजह से एक तरीके से ये भी इशू है। लैक ऑफ टाइम बाउंड मैकेनिज्म है, एक टाइम बाउंड के अंदर चीज़ों को डिसाइड नहीं किया जा रहा है, कोई टाइम की लिमिट ही नहीं है। 10 साल तक भी वो केस चल सकता है, 15 साल तक भी चल सकता है, 15 तक वो चलेगा, उतने में पता नहीं इंसान गिल्टी पाया जाए ना पाया जाए, तो उतने में वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट करेगा कि फिर लास्ट में जाके गिल्टी नहीं पाएगा। पॉलिटिकल प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस डिलेज प्रोसीडिंग्स, पॉलिटिक का भी प्रेशर होता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिले करने की कोशिश करते हैं। नो इंडिपेंडेंट बॉडी विद अथॉरिटी टू डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई, एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी तो हो सकती थी जो इन चीज़ों का फैसला करे जिससे कि जो डिले है वो ना हो। एम्बिगुइटी है डेफिनेशंस में, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अब इसका मतलब क्या है, सो देयर आर वर्ड्स जो कि प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है, जिनका मिसयूज़ किया जा सकता है इवन किसी अच्छे इंसान को जिसने ऑफेंस किया भी नहीं है उसको हटाने के लिए। वट रिफॉर्म्स या सिंप्लीफिकेशंस कैन बी डन, अब क्या रिफॉर्म्स आप कर सकते हो, क्या सिंप्लीफिकेशंस आप कर सकते हो। टाइम बाउंड एडजुडिकेशन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मस्ट डिसाइड इलेक्शन पटिशंस विद इन द 6 मंथ। ये कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि टाइम बाउंड एडजुडिकेशन कर दें, कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को बोले अगर कोई आपके पास पटिशन आती है इलेक्शन पटिशन, तो आप उसका फैसला 1 महीने के अंदर अंदर दो, 6 मंथ बोला है। ऐसा बहुत सारी कमिटीज़ ने रिकमेंड किया। ARC नाम लिख सकते हैं, देखो बहुत सारे, अगर जैसे कोई कमेटी है वहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो कोई इलेक्शन कमेटी तो कोई भी आपको बनी है तो उसका नाम लिख सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर इलेक्टोरल ऑफेंसेस, डेडिकेटेड कोर्ट फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस टू स्पीड ऑफ कन्विक्शन, वो कह रहा है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बना सकते हैं इन सारे ऑफेंसेस के अलग से। इम्पावर कर सकते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अलाउ कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन करे करप्ट प्रैक्टिसेस का, पहले वही इन्वेस्टिगेशन करे कि करप्ट प्रैक्टिसेस हुई है या नहीं हुई है। गिव ECI पावर टू रिकमेंड इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन पेंडिंग फाइनल जजमेंट, साथ में ECI को हम ये पावर दे सकते हैं कि वो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन को रिकमेंड कर सके अगर बहुत ज़्यादा जो है पेंडिंग हो रही है, फाइनल जजमेंट चलती जा रही है तो। क्लियर डेफिनेशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, तो कह रहे हैं जो एम्बिगुइटी उसको हटाओ, जो कि ईजियर टू प्रूव गिल्टी वाला है, ठीक है, जिससे कि आप प्रूव कर पाए इंसान को गिल्टी ईजी तरीके से। रिड्यूस प्रोसीजरल हर्डल्स, सिंप्लीफाई करो फिलिंग इन एविडेंस सबमिशन को इलेक्शन पटिशंस के लिए। स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंसेस, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर क्रॉनिक ऑफेंडर्स, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग आपको क्या करना है, पनिशमेंट देनी है रिपीटेड ऑफेंसेस के लिए। परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन करो कुछ क्रॉनिक ऑफेंडर्स को, बार बार वो ऑफेंड कर रहे हैं, उनके खिलाफ 5 केसेस चल रहे हैं, तो उनको तो आप परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रियल टाइम एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग करो, मैंडेटरी डिस्क्लोजर करो कैंपेन के फाइनेंस का, ठीक है, जो सो दैट इलेक्शन के ऑफेंसेस हुई नहीं, ठीक है। तो ये सारे कुछ तरीके ना हो, क्या रिकमेंडेशंस हैं जो कमीशन थे, जैसे इलेक्शन कमीशन बोला कि टाइम बाउंड डिस्पोजल करो, एम्पावर करो ECI को ज़्यादा अथॉरिटी के साथ डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स में। लॉ कमीशन भी कहता है कि स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें RBI की डेफिनेशन को, और एक स्पेशल कोर्ट्स हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि हमें प्रिवेंट करना है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, फास्टर ट्रायल्स इसलिए ज़रूरी हैं इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के लिए। तो इलेक्शन कमीशन हुआ, लॉ कमीशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये तीनों एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ इस पूरे प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना है सो दैट फास्टर डिसीजन लिया जाए, डिलेज ना हो, ठीक है। अब वाई सिंप्लीफिकेशन हेल्प, अब सिंप्लीफिकेशन से हेल्प क्या हुआ, देखिए सर जो डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी है वो बढ़ेगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, क्रिमिनलाइजेशन कम होगा, मिसयूज ऑफ मनी एंड पावर कम होगा। इम्प्रूव पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्टोरल सिस्टम्स, इंश्योर दैट ओनली क्लीन कैंडिडेट्स ही इलेक्शंस लड़ पाएँ।
अब नेक्स्ट थीम है इलेक्शन डिस्प्यूट्स एंड इलेक्शन पटिशंस अंडर द आरपीए। वही इलेक्शन डिस्प्यूट पे तो आता ही रहता है। तो अब इलेक्शन डिस्प्यूट होते क्या हैं, सिंपल अगर मैं बताऊं तो ये कहते हैं व्हेन द वैलिडिटी ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज क्वेश्चन इट बिकम्स इलेक्शन डिस्प्यूट। इलेक्शन डिस्प्यूट का मतलब है कि एमपी या कोई भी एमएलए जो कि इलेक्ट होके आया है उसका इलेक्शन कितना वैलिड था, उस पर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वी कैन कॉल इट इलेक्शन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व ओनली थ्रू एन इलेक्शन पटिशन अंडर द आरपीए। अब इसको रिजॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दैट इज फिल करो इलेक्शन पटिशन कहाँ, हाई कोर्ट के पास अंडर द आरपीए एक्ट के तहत। अब प्रोसीजर क्या है टू डिसाइड द इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट, ओनली हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है, मतलब सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। एज पर सेक्शन 80 या 80A, इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड एक्सक्लूसिवली बाय द हाई कोर्ट। नो अदर कोर्ट और अथॉरिटी इंक्लूडिंग इवन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं कर सकती है वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन की कितने जो इलेक्शन है वो वैलिड थे या नहीं थे। फिलिंग एन इलेक्शन पटिशन, इसमें भी एक रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन पटिशन को आपको फिल करना पड़ता है विद इन द 45 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपको इलेक्शन के पटिशन को बताना पड़ता है। इसको आप फिल कर सकते हो एक कैंडिडेट के थ्रू या कोई भी वोटर फ्रॉम द कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर उनको लगता है कि जो पर्सन बना है ना गलत बना है, ये बनना नहीं चाहिए, कुछ घपला हुआ है, या फिर वो कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, उसने लड़ा था। अब कंटेंट क्या होता है पटिशन में, तो आपको पटिशन में क्या रखना पड़ता है, क्लियर स्टेटमेंट देनी पड़ती है फैक्ट्स के साथ, फुल मटीरियल पार्टिकुलर्स, मतलब आपको प्रूफ देना पड़ता है, सॉलिड प्रूफ, एफिडेविट भी देना पड़ता है कि किस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस की गई है, एंड विटनेसेस एंड एविडेंस की भी आपको लिस्ट देनी पड़ती है कि कौन आपका कोई गवाह है क्या देने वाला। तो आपको फैक्ट बताना पड़ेगा, सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा, आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा क्लियर कि क्या प्रॉब्लम है, एंड आपको विटनेस की लिस्ट भी देनी पड़ेगी। ट्रायल ऑफ इलेक्शन पटिशन, उसके बाद एचसी कंडक्ट करता है रेगुलर ट्रायल सिमिलर टू जैसे सिविल प्रोसीडिंग होती है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस को देखता है, डॉक्यूमेंट्स को समझता है, एविडेंस को देखता है। कोर्ट में ऑर्डर रीकाउंटिंग ऑफ वोट, और उसके बाद कोर्ट चाहे तो ये भी बोल सकते हैं काम करो, ठीक है मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि हो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, आप एक काम करो वोट्स का रिकाउंट करो वोट्स को आफ्टर द स्ट्रिक्ट सेटिस्फैक्शन। पावर्स ऑफ हाई कोर्ट क्या है, कोर्ट में डिसमिस द पटिशन, कोर्ट चाहे तो फिर उसके बाद उस पटिशन को डिसमिस भी कर सकता है कि भाई खारिज कर देता है, कोई फ़ायदा नहीं है। डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड भी इलेक्शन को डिक्लेयर किया जा सकता है। डिक्लेयर अनदर कैंडिडेट इलेक्टेड, या फिर वो किसी और पर्सन को भी कह सकते हैं कि नहीं गलती हुई थी, गलत होगी, फिर मतलब इसका मतलब है कि ये पर्सन जो है अब ये हमारा क्या होगा, इलेक्टेड माना जाएगा इन रेयर सर्कमस्टेंसेस, बट ये हो सकता है। अब टाइम लिमिट क्या, देखिए कोई स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट नहीं है, लॉ के तहत कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हाई कोर्ट कितने टाइम में जो है कर दे, बट एचसी ने बहुत सारे जो कमीशन है, मैंने बताया लॉ कमीशन हुआ है ना, देयर इज लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन हुआ, दोनों ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अगर वो कर दे तो बेटर है। अब ग्राउंड्स क्या है फॉर डिक्लेयरिंग द इलेक्शन वॉइड, अब किन ग्राउंड्स पे आप किसी भी कोई भी इलेक्शन को आप जो है वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। सबसे पहला इम्प्रॉपर नॉमिनेशन एक्सेप्टेंशन या रिजेक्शन, रॉन्ग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दिया अपने नॉमिनेशन पेपर्स, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है ना, या फिर आपने कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करी है जैसे कि ब्राइबरी लेना, अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखाना, अपील करा है रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे, बूथ कैप्चर करना, फॉल्स स्टेटमेंट देना, गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ करना, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इलेक्टोरल रूल्स या सिंबल, या फिर अपने सिंबल्स या रोल्स का इस तरीके से इस्तेमाल करें जो आपको फेवर करें, आपने कंपाइल नहीं करा आरपीए प्रोविजंस और रूल्स के साथ, वायलेशंस ऑफ मॉडल कोड, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उनका वायलेशन करा, इलेक्शन रूल्स को फॉलो नहीं करा, एक्सपेंडिचर रूल्स को फॉलो नहीं किया, कैंडिडेट नॉट डिस्क्वालीफाइड। अब नॉट क्वालिफाइड या डिस्क्वालीफाइड और कब होता है, इलेक्शन डे पे, अगर इलेक्शन जिस दिन वो लड़ रहा था, अब तक तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं था, लेकिन जिस दिन लड़ रहा था, जिस दिन इलेक्शन होता, अगर उस टाइम पे भी वो डिस्क्वालीफाइड हो गया तो उसको बाद में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब रेमेडीज़ क्या अवेलेबल होती हैं, मैंने बताया जैसे कि अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट डिसीजन कैन बी अपील विद इन द 30 डेज टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड एससी का फिर फाइनल अथॉरिटी होती है। स्टे भी लगवाया जा सकता है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, एससी में ग्रांट, एससी क्या कर सकती है, स्टे लगा सकती है डिस्क्वालिफिकेशन पे। इंटीरियम रिलीफ, कोर्ट में ग्रांट इंटीरियम ऑर्डर्स ड्यूरिंग ट्रायल, तो थोड़े समय के लिए रिलीफ दे सकती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इफ करप्ट प्रैक्टिस इज प्रूव्ड, सेपरेट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस पॉसिबल होते हैं।
अब केस लॉस देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा NP पोनोस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर। तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैन बी रेज्ड ओनली थ्रू इलेक्शन पटिशन, ऐसा बोला गया था आफ्टर रिजल्ट। और ये तो पता है इंदिरा नेहरू गांधी, तो इसमें तो इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, पता ही है। क्योंकि यहाँ पे ये था कि इनका जो हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि जो इनका इलेक्शन है ना वो वॉइड है, और उसके चलते फिर ये केस हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि फेयर इलेक्शन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, इलेक्शन ऑफ PM को भी चैलेंज किया जा सकता है। लिली थॉमस ने हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया हमारा, NP पोनोस्वामी एंड दैट इज़ द इंदिरा गांधी केस। बहुत है 2 केसेस। प्रॉब्लम्स क्या है भाई करंट सिस्टम में, अब ये डिलेज क्यों होते हैं? डिले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाई पेंडेंसी हाई कोर्ट में, हाई टेक्निकल प्रोसीजर है, लैक ऑफ स्पेशल कोर्ट्स है इसके लिए, पॉलिटिकल प्रेशर से भी जो है डिले हो जाता है एविडेंस कलेक्शन, नो टाइम बाउंड डिस्पोजल है नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। सजेस्ट ये किया जाता है कि फास्ट ट्रैक इलेक्शन बेंचेस को बिठाया जाए, स्टेटरी 6 मंथ की टाइम लिमिट रखी जाए इनकी डिस्पोजल के, टाइम लिमिट फिक्स करो। SCI शुड पावर टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यस ECI को भी थोड़ा सा एम्पावर करो। स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट रखो करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, सिंप्लीफाई करो जिस पटिशन प्रोसीजर को। थीम यही है कि करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द RPA एक्ट। 360 डिग्री हॉलिस्टिक नोट्स क्या है इस थीम पे। सबसे पहले मीनिंग है करप्ट प्रैक्टिसेस का, डिफाइंड अंडर सेक्शन 123 ऑफ RPA 1951। एनी इलीगल, अनएथिकल और कोर्सिव एक्टिविटी बाय अ कैंडिडेट और अ इलेक्शन। कोई भी इलीगल या कोई भी अनएथिकल या फिर कोई भी कोर्सिव एक्टिविटी बाय अ कैंडिडेट और इलेक्शन अगर आप करते हैं तो इलेक्शन में, अगेंस्ट एजेंट दैट डिस्टॉर्ट्स वोटर फ्री चॉइस, जिसने एक तरीके से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसको जिस भी तरीके से अगर वो कुछ भी खराब करते हैं तो वो करप्ट प्रैक्टिस हो जाती है। इफ़ प्रूवन तो इलेक्शन को आप वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब टाइप ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ब्राइबरी मैंने बताया पहले कि किसी को मनी ऑफर करना, गिफ्ट या बेनिफिट टू वोटर्स जिससे वो सपोर्ट करें, बोथ टेकिंग एंड गिविंग ही पनिशेबल है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप थ्रेट दे रहे हो, प्रेशर कर रहे हो, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कर रहे हो, ठीक है। अपील ऑन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड कम्युनिटी, आस्क फॉर अ वोट ऑन रिलीजियस कास्ट लाइन्स पे, रिलीजियस सिम्बल्स और लीडर्स को यूज़ करके। फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो आप दूसरे कैंडिडेट के बारे में जो राइवल कैरेक्टर की है, ठीक है। यूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट व्हीकल, पब्लिक फंड ऑफिसर्स का कैंपेनिंग में, बूथ को कैप्चर करना, फोर्सफुल टेक ओवर कर लेना पोलिंग बूथ को और वोटर्स को फोर्सफुल मतलब से वोट करा के, एक्सेस इलेक्शन एक्सपेंडिचर जितना बियॉन्ड लिमिट अगर आप करो तो, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट टू वोटर्स, ऑफरिंग व्हीकल्स टू वोटर्स ऑन पोलिंग डे, ये भी इलीगल इन्फ्लुएंस ही है। सो दैट वो आपके फेवर में वोट करेंगे और आप उनको मतलब इस तरीके से करोगे। तो ये सारी हमारी कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, 2-4 याद कर लो, ठीक है। ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपील रिलीजन कास्ट के बेसिस पे, फॉल्स स्टेटमेंट देना, यूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, बूथ को कैप्चर करना, एक्सेस इलेक्शन एक्सपेंडिचर या ट्रांसपोर्ट टू द वोटर्स प्रोवाइड कराना। अब वाई आर करप्ट प्रैक्टिसेस सो इंपॉर्टेंट क्यों है RPA के अंदर? देखिए ये कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को वायलेट करती हैं, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है अंदर द इंदिरा गांधी केस। करप्ट प्रैक्टिसेस, इलेक्शन कैन बी कैंसिल, अगर गलत प्रैक्टिसेस होगी तो इलेक्शंस को कैंसिल भी किया जा सकता है, कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालीफाइड। इंश्योर प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ मनी, मसल और स्टेट पावर को भी प्रिवेंट करती हैं। डज अनएक्सप्लेन इंक्रीज इन एसेट काउंट एज अ करप्ट प्रैक्टिस? वो कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन के जो एसेट हैं वो बढ़ रहे हैं और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, इसकी रिपोर्ट नहीं सबमिट करेंगे, क्या ये भी करप्ट प्रैक्टिस है? नॉट अ डायरेक्ट, ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, डायरेक्टली लिस्टेड नहीं, हमने अभी बात करी करप्ट प्रैक्टिसेस की। करप्ट प्रैक्टिसेस मस्ट अकर ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड एंड अफेक्ट वोटर चॉइस। करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है जो इलेक्शन से जुड़ी हो और जिससे वोटर की चॉइस पे इफेक्ट आए। बट इट कैन इंडिकेट अनड्यू इन्फ्लुएंस, बट हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस को इंडिकेट करती हैं। अगर एसेट अराइज करें तो मे बी इसको आप वो ब्राइबरी के लिए यूज़ करेंगे या फिर फाइनेंस कोर्जन, मतलब पैसा देके अपने फेवर में वोट कराना, इलीगली फंड करेंगे कैंपेन्स को। सो इट कैन फॉल अंडर, फॉल हो सकती है, इट कैन फॉल, बट कम्प्लीटली इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ करप्ट प्रैक्टिसेस। वॉयलेट करती है, यस अदर लॉज को वॉयलेट करती है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है ना, पॉक्सो है, बेनामी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इंडियन पीनल कोड्स हैं, तो यस उनके अंदर ये हैं।
एक तरीके से गलत है, बट ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इसको हम आरपीए की करप्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो एफिडेविट नॉन क्लोजर एसेट्स का, अगर आप अपने एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं करते हो तो वो एक तरीके से करप्ट प्रैक्टिस है, ऐसा लिली थॉमस केस में बोला गया है। बट मेयरली बिकमिंग रिचर इज़ नॉट अ करप्ट प्रैक्टिस अनलेस इट अफेक्ट्स इलेक्शन। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिच हो रहे हो, हाँ रिच तो आप किसी भी वजह से हो सकते हैं, कोई एमएलए कोई एमपी, अगर कहीं बिजनेस में उसका कोई अपना बिजनेस हो, स्कूल हो, उसके बच्चों का कोई स्कूल हो और वो अमीर हो रहा हो उसकी वजह से, उसने कहीं शेयर्स मार्केट में पैसा, लेकिन उस पैसे को डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस के टाइम पे, राइट। कुड सिम्बलाइज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यस वो सिंबल बन सकता है एज अ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज एसेट में रिच होने का मतलब है डिसअप्रोप्रिएशनल टू इनकम सजेस्ट ब्लैक मनी इन द पॉलिटिक्स। और अगर वो इनकम के अकॉर्डिंग बहुत ही इतना ज़्यादा रिच नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम उसका कुछ है नहीं, फिर भी उसके पास इतना पैसा है, तो वो जस्ट सजेस्ट करता है कि ब्लैक मनी का यूज़ हो रहा है पॉलिटिक्स में, एंड इट इनडायरेक्टली हार्म करता है इलेक्टोरल की इंटीग्रिटी को। फाइनल एनालिसिस अगर हम करें तो वुड इनअप्रोप्रिएट एसिड राइज इक्वल्स टू करप्ट प्रैक्टिस, यस ओनली इफ अगर उसको ब्राइब के लिए, थ्रेटन के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए वोटर्स को यूज़ किया जा रहा है, या फिर इलीगल कैंपेन एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर हिडन है इलेक्शन एफिडेविट उसको दिखाया नहीं है, नॉन डिस्क्लोजर किया गया है। कब नहीं है हमारी ये करप्ट प्रैक्टिस, अगर ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल वेल्थ का अक्यूमुलेशन है जिसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है और अकर हो रहा है आउटसाइड द इलेक्शन पीरियड के अलावा, ठीक है। Hence, asset increase by itself is not automatically a corrupt practice, but its misuse during the elections can make it one. अब प्रॉब्लम क्या है रिलेटेड टू द ब्लैक मनी इन एसेट्स, देखिए कैंडिडेट हाइडिंग एसेट इन एफिडेविट, अगर वो अपने एफिडेविट में ये नहीं बताता है उनके पास कितनी वेल्थ है, तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम है। राइज इन वेल्थ ऑफ लेजिस्लेटर्स बिटवीन द इलेक्शंस, या फिर इलेक्शंस के दौरान उसकी वेल्थ का बढ़ना। यूज़ ऑफ शेल कंपनीज टू फंड द कैंपेन, या फिर वो क्या करते हैं शेल कंपनीज का यूज़ करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं कि कहते हैं कि दिखाते हैं जो पैसा है शेल कंपनी से आ रहा है, वो कंपनी भी उन्हीं की होती है, तो एक तरीके से ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए ऐसा ही किया जाता है, तो वो भी एक तरीके से क्या है प्रॉब्लम है। मनी पावर इन्फ्लुएंसिंग द वोटर चॉइस, या फिर मनी का यूज़ करके वोटर की चॉइस को मैनिपुलेट करना, ये एक हमारा क्या है प्रॉब्लम है। फेक डोनर्स एंड इलीगल इलेक्शन फंडिंग, इलीगल तरीके से अपने इलेक्शंस को फंड करना ब्लैक मनी के थ्रू, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं, मैंडेटरी एनुअल एसेट डिस्क्लोजर, बोल दो कि भैया अपने एसेट्स का ना हर साल डिस्क्लोज करना ये ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज दो अगर कोई फॉल्स एफिडेविट सबमिट कर रहा है, नॉन डिस्क्लोजर दिखा रहा है, गलत डिस्क्लोजर कर रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करो इलेक्शन एक्सपेंसेस की, स्ट्रेंथन करो ईसीआई ऑडिटिंग पावर्स को, कैप पॉलिटिकल डोनेशंस एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करो। क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक्स बिफोर टिकट एलोकेशन, और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके बैकग्राउंड को चेक करो, उसके बेसिस पे उनको टिकट एलोकेट करो। सो दिस इज सिंपल। अगर आप देखोगे तो आरपीए में भी ज़्यादा से ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में ही ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आए हैं, और ये बिकॉज न्यूज़ में भी रहता है ना, दिस इज़ जस्ट अ न्यूज़ ओरिएंटेड टॉपिक ऑल्सो, तो इसलिए भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी आरपीए थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे कहाँ पे, हमारे प्रीलिम्स के नोट्स में, और अगर हम ये मेंस के 4 क्वेश्चंस को, उनकी थीम्स को अगर कवर कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चंस इसमें रख लेंगे, करंट अफेयर्स पे अगर कोई चीज़ें आएंगी इससे रिलेटेड उसको कवर अप कर लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 मार्क्स का ही तो एक आंसर टिकना है। क्यों नहीं लिख पाएंगे हम, नहीं लिख पाएंगे क्या, हम लिख पाएंगे। सो प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, फोमो में नहीं जीना है कि क्या रह गया वगैरह वगैरह, बस चीज़ों को क्या करते रहना, दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट, यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट, यू नीड टू, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बाकी गुड लक।